हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तुर्किश बात के इंडिकेशंस के बारे में। क्या क्या उसके इंडिकेशंस होते हैं और कैसे वो वर्क करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम मेनली इसमें जो जो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, उसमें तुर्किश बात एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मॉडरेट हीट है, हाई ह्यूमिडिटी है और जो मसाज है, ठीक है, तीनों क्या करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं और पेन के अलावा स्टिफनेस भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो तुर्किश बात का कह सकते हैं तुर्किश बात कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये क्या करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में वहाँ पे एक एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्रोनिक रूमेटिज्म की कंडीशन। क्रोनिक रूमेटिज्म क्या होता है, मेनली कह सकते हैं इसमें जॉइंट्स पेन हो गई, मसल्स में पेन होने लगती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस होने लगती है और जो रेंज ऑफ मोशन होता है या फिर कहते हैं जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ में, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में वहाँ पे अगर हम तुर्किश बात देते हैं तो इसमें जो हीट यूज होती है, हीट के कारण वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है, क्योंकि वेसोडाइलेशन काज होगा जिसके कारण वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इसके अलावा मसल्स रिलैक्स होती हैं, जॉइंट में स्टिफनेस रिड्यूस होता है और पेन में रिलीफ मिलती है, ठीक है। कारण क्या रहता है, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट हीट यूज की जाती है जिसके कारण वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और वहाँ पे पेन भी रिड्यूस होगी, स्टिफनेस भी रिड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रोमाइल्जिया। तो फाइब्रोमाइल्जिया में भी कह सकते हैं होता क्या है, ये भी एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें फटीग की कंडीशन हो गई या फिर जो कह सकते हैं वाइड स्प्रेड मसल पेन होने की कंडीशन हो गई, ठीक है, टेंडर पॉइंट्स हो गए और वहाँ पे पुअर स्लीप की कंडीशन डेवलप होती है। तो मैंने बताया तुर्किश बात देंगे जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे मसल रिलैक्स होंगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे जो स्ट्रेस हार्मोन होंगे वो रिलीज होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक, उनका सिक्रीशन डिक्रीज होगा, जैसे कार्टिसोल हो गया। और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिवेट होने के कारण जो मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन है या हैप्पी हार्मोन्स कह सकते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन हो गया, सोमेटोस्टैटिन हो गया, ये रिलीज होते हैं, ठीक है, सीरोटोनिन से, तो ये रिलीज होंगे। इससे क्या होगा, वहाँ पे पेन की इंटेंसिटी वहाँ पे रिड्यूस होगी और इसके अलावा जो स्लीप की क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक, वो भी बेटर होगी, क्योंकि हीट और हीट के कारण वहाँ पे कह सकते हैं रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा। अब जब एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा तो वहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया के जो सिम्टम्स होंगे वो वहाँ पे रिड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट स्टिफनेस। तो जॉइंट स्टिफनेस में मेनली क्या होता है, पहले मैंने बता दिया, जैसे क्या होता है वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाता है, जो जॉइंट में जब स्टिफनेस आ जाएगी तो प्रॉपर वहाँ पे जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक। तो वहाँ पे भी अगर हम थेरेपी देते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो लिगामेंट हैं या जो टेंडन्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, और वहाँ पे जो जॉइंट कैप्सूल होंगे वो रिलैक्स होंगे जिससे रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी भी फ्लूइडिटी वहाँ पे इंक्रीज होती है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो स्टिफनेस होगी, स्टिफनेस भी रिड्यूस होगी और रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेन कारण क्या होता है, जब हम हीट थेरेपी देंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्टिफनेस रिड्यूस्ड होती है, उनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, जिससे जो जॉइंट्स की मोबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल पेन एंड स्पैज्म। तो मसल पेन एंड स्पैज्म की कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ पे पेन होता है और वहाँ पे स्पैज्म की कंडीशन में कह सकते हैं हम दे सकते हैं थेरेपी,
ठीक है। तो जब हम वहाँ पे तुर्किश बाथ अप्लाई करेंगे तो वो उसमें क्या होगी, जो मसल फाइबर होंगे रिलैक्स होंगे, वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करेगी, और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो अकोमुलेट हो जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, तो वो भी क्या होता है वहाँ से रिमूव होता है, और ठीक है, और वहाँ पे जो मसल्स की टाइटनेस होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मान लिया हम तुर्किश बाथ दे रहे हैं, तुर्किश बाथ के साथ साथ में वहाँ पे हम अगर फोम मसाज दें तो क्या होगा, वहाँ पे पेन रिलीफ मिलेगा, और ज़्यादा कह सकते हैं वहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है। तो ये था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन की। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं जिनमें हम तुर्किश बाथ दे सकते हैं। ठीक है। और तुर्किश बाथ देने से क्या होगा, जो उसमें मॉइस्ट एयर रहती है, वार्म मॉइस्ट एयर रहती है, ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हाइड्रेट करती है। ठीक है। और इसके अलावा म्यूकस को डायलेट करेगी। ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो एयरवे क्लियरेंस होगा वो अच्छे से होगा। अब जब एयरवे क्लियरेंस होगा तो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं उसमें कह सकते हैं रिलीफ मिलेगा, और एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसका यूज भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तुर्किश बाथ दे सकते हैं। ठीक है। और लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे अगर एक्यूट सीवियर इन्फेक्शन है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, या फिर सीवियर अस्थमा की कंडीशन है, तो वो सब इसके लिए कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, वहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। अगर तब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक होने के बजाय क्या हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन में हम देंगे, तो सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस ये भी क्या रहता है, जो एयरवे पैसेज रहता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। एयरवे पैसेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ जो म्यूकस होगा वो थिक हो जाता है। ठीक है। अब जब वहाँ पे थिकनेस हो जाएगी, म्यूकस वहाँ पे अकोमुलेट हो जाएगा, म्यूकस हार्ड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको डायलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे तुर्किश बाथ देंगे। तुर्किश बाथ में मेनली क्या यूज करते हैं, तो वार्म मॉइस्ट स्टीम यूज करते हैं, वार्म मॉइस्ट स्टीम कह सकते हैं, या फिर वार्म मॉइस्ट एयर यूज करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा हाइड्रेट होगा, और वहाँ पे जो म्यूकस होगा, थिक म्यूकस रहता है, वो भी डायलेट हो जाएगा और थिन हो जाएगा। ठीक है। अब जो म्यूकस डायलेट हो जाएगा तो एयरवे जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो कफ के थ्रू वहाँ पे जो मॉइस्ट कह सकते हैं हाइड्रेटेड या फिर जो डायलेटेड स्पूटम है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है। और वहाँ पे जो चेस्ट का कंजेशन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जब कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे पेशेंट को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होने लगेगा, प्रॉपर एयरवे ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। तो कारण यही है कि जो वार्म ह्यूमिड एयर है इसी के कारण क्या होता है, वहाँ पे म्यूकस लूज होता है, और जो म्यूकस लूज होगा तो उसकी वजह से उसको एक्सपेल आउट करना वहाँ पे आसान हो जाता है, कफ के थ्रू वो बाहर निकल आ जाएगा, और जिसके कारण वहाँ पे जो ब्रीदिंग होगी वो आसान हो जाएगी। ठीक, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं साइनोसाइटिस की कंडीशन। तो जो साइनोसाइटिस की कंडीशन होता है इसमें भी क्या होता है, जो साइनस होते हैं वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, वहाँ पे थिक नाइजल सेक्रीशन हो जाएगा, और वहाँ पे जो फेशियल प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ भी क्या करेंगे हम, अगर स्टीम बाथ देते हैं, स्टीम बाथ एयर यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो नेजल सेक्रेशन होगा वो थिन हो जाएगा, और वहाँ पे जो साइनस ड्रेनेज होंगे वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब जो साइनस ड्रेनेज इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे जो नासल ब्लॉकेज होगा वो भी कम हो जाएगा, और ब्रीदिंग वहाँ पे आसान हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन। तो एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में भी क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ भी अगर हम वार्म या ह्यूमिड एयर देते हैं तो उसके कारण वहाँ पे जो नेजल म्यूकोसा होगा वो वहाँ पे मॉइस्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्राई होने के कारण वहाँ पे राइनाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेजल म्यूकोसा वहाँ पे मॉइस्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं हाइड्रेट हो जाएगा, तो जो थिक सिक्रीशन है वो तो वहाँ पे थिन हो जाएगा, और नाजल इरिटेशन वहाँ पे जो इरिटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे जो एयर पे
आप कह सकते हैं एयरवे जो रहता है वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर, लेकिन इसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है, अगर पेशेंट को वहाँ पे स्टीम से एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पे पेशेंट को और ज़्यादा सीवियर कंडीशन पेशेंट के डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी कंजेशन के बारे में। तो तुर्किश बात जो है अपर रेस्पिरेटरी कंजेशन को भी, उसमें भी यूजफुल होता है, क्योंकि कंजेशन में होने पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे थिक सिक्रीशन जमा हो जाएगा और वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा। जब ब्लॉकेज हो जाएगा नासल कैविटी में तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर वहाँ पे हम स्टीम बाथ देंगे तो उसकी वजह से सेक्रीशन वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे जो नेसल पैसेज होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेसल पैसेज ओपन होगा, एयरवे क्लियरेंस हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो मेनली इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता क्या है, मेनली अगर कहीं भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एयरवे ट्रैक्ट में वहाँ पे कंजेशन है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम मॉइस्ट एयर यूज करेंगे, मॉइस्ट स्टीम बाथ यूज करेंगे, जिसके कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा और वहाँ जो म्यूकस होगा, थिक म्यूकस होगा, वो भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, अब जो थिक म्यूकस लूज हो जाएगा तो कफ के थ्रू वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, जिससे वहाँ पे एयरवे है या फिर जो साइनस ड्रेनेज होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा और वहाँ पे नेजल या चेस्ट कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब जो नेसल एंड चेस्ट कंजेशन रिड्यूस होगा तो वहाँ पे ब्रीदिंग भी प्रॉपर आसान हो जाएगी और वहाँ पे कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस के कंडीशन में हम इसको एज ए सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेशन हो या फिर साइनसाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन होगी, तो सभी कंडीशन में ये हम कह सकते हैं एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन बेनिफिट्स के। स्किन में इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। तो अगर मान लिया वहाँ पे स्किन में कोई वहाँ पे मान लिया प्रॉब्लम है, ठीक, स्किन से रिलेटेड, वहाँ पे कोई एक्नी, ड्राई स्किन या फिर थिक स्किन है, ब्लॉक पोर्स हैं, तो उसमें एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वार्म मॉइस्ट एयर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट भी रहती है, जिसके कारण वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, कैसे सब स्क्रबिंग की कंडीशन डेवलप होगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो ये कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस स्किन कंडीशंस हों उसमें एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन अब देखते हैं इसमें कौन सी है, एक्नी की कंडीशन, नॉन इफेक्टिव। ठीक है, एक्नी क्या होता है, नॉन इफेक्टिव एक्नी में मेनली होता क्या है, जो वहाँ पे डेड स्किन सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, इसके अलावा एक्सेस में वहाँ पे सीबम का सिक्रीशन होता है और वहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जो पोर्स कह सकते हैं वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस कारण से क्या होगा, वहाँ पे हम अगर तुर्किश बाथ देते हैं तो वार्म स्टीम एयर की वजह से क्या होगा, वहाँ की जो स्किन होगी वो हाइड्रेट होगी और वहाँ पे स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। अब जब स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और वहाँ पे जो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से सरफेस वहाँ पे डेड हट जाती है और वहाँ पे जो कैसे स्क्रबिंग करेंगे तो डेड सेल्स भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो डेड सेल भी रिमूव हो जाती हैं और इसके अलावा स्वेटिंग भी इंक्रीज करने से क्या होगा, वहाँ पे जो डेट रहती है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो और इसके अलावा वहाँ पे जो एक्सेस में आयल होता है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो एक्नी की का प्रॉब्लम्स होती है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन एक कंट्राइंडिकेटेड यहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्टेड एक्नी की कंडीशन है या फिर उसमें पस फील्ड पिंपल्स हैं तो उस कंडीशन में हम तुर्किश बाथ नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, तो मेनली कब देंगे, जब वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्टेड स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर वहाँ पे फर्स्ट फील्ड पिंपल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, पस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में अगर हम देते हैं तो वहाँ पे क्योंकि हम स्टीम प्लस मॉइस्ट
बात मॉइस्ट एयर यूज कर रहे हैं, मतलब जिससे क्या होगा वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी और वहाँ पे जो पोर्स के ब्लॉकेज होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि स्किन क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, इस कारण से वहाँ पे प्रॉपर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन मेनली होता क्या है, ड्राई स्किन में क्या करेंगे वहाँ पे जब हम स्टीम बाथ देंगे, मॉइस्ट स्टीम बाथ देंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो स्किन होगी, स्किन की जो आउटर लेयर होगी वो हाइड्रेट हो जाएगी। अब जब हाइड्रेट होगी तो वहाँ पे ड्राइनेस या जो रफनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट और सब कह सकते हैं सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो बात देने से क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चराइजर इंक्रीज होता है, मॉइस्चर इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे स्किन हाइड्रेट होती है। अगर वहाँ पे साथ में हम कोई ऐसा मॉइस्चर यूज कर लें जिसको हम साथ में लगा लें, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन और ज़्यादा देर तक वहाँ पे हाइड्रेट रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे स्किन सॉफ्ट भी बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डल कॉम्प्लेक्शन। डल कॉम्प्लेक्शन मेनली इसमें भी है, अगर हम अगर हम यहाँ पे तुर्किश बाथ दे देते हैं या फिर कह सकते हैं हीट बाथ देते हैं, साथ में वहाँ पे मसाज भी करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे वेसोडाइलेशन काज होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और वहाँ पे जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट होंगे वो भी स्किन तक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेंगे। ठीक है, डेड सेल्स वहाँ से रिमूव हो जाएगी और वहाँ पे न्यू स्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जिससे स्किन वहाँ पे फ्रेश और हेल्दी फील होगी। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज हो जा रहा है, इसके अलावा एक्सफोलिएशन की कंडीशन डेवलप हो रही, तो इसके कारण वहाँ पे ये कंडीशन वहाँ पे रहेगी। ठीक, हेल्दी स्किन अपीयर होगा। नेक्स्ट है थिकेंड स्किन। अगर वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ही थिक हो गई है या फिर कह सकते हैं खुरदरी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो थिक लेयर होगी, जो कि रेटिन लेयर रहती है, वो वहाँ पे हाइड्रेट होगी और वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा कैसे स्क्रबिंग करेंगे, तो कैसे स्क्रबिंग से क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं वहाँ पे, डेड स्किन्स होती है, वो रिमूव हो जाती है और वहाँ पे जो स्किन का टेक्सचर होगा वो भी स्मूथ बने रहेगा। ठीक है, तो मोस्टली देखो ना, जिसके एल्बो जॉइंट पे है या नी जॉइंट पे या हील्स में मेनली ये स्किन रहती है वहाँ पे। ठीक है, थिकेंड स्किन रहती है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, स्किन वहाँ पे सॉफ्ट होगी और वहाँ पे स्क्रबिंग से जो डेड स्किन होगी वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक्ड पोर की। तो अगर वहाँ पे हम ब्लॉक्ड पोर जो हो गए हैं, स्किन के पोर्स जो हो गए हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं, वो कोई भी कारण होता है, हो सकता है सीबम का अक्यूमुलेशन हो गया हो या फिर डेड सेल्स बहुत सारी प्रेजेंट हो सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हम आप स्वेटिंग या फिर स्टीम बाथ देते हैं तो वहाँ पे जो डेड स्किन होगी वो भी रिमूव होगी, क्योंकि स्क्रबिंग करेंगे। कैसे स्क्रबिंग करने से वहाँ की जो डेड सेल होगी वो रिमूव हो जाएंगी और वहाँ पे जो सीबम होगा वो भी हाइड्रेट होने के कारण सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया भी था, अब जब वहाँ पे ब्लॉक्ड पोर कैसे होंगे, जब वहाँ पे हम स्टीम बाथ देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी कितना है, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस है, प्लस वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, अप्रॉक्स वही 80 to 100% ह्यूमिडिटी रहती, तो ज़्यादा वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होने के कारण वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड होती है। अब जितनी ज़्यादा स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे पोर्स ओपन होंगे। ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपर कह सकते हैं सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा जाके। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और प्रॉपर वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ में मेनली होता क्या है, वहाँ पे मान लिया किसी के वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, माइंड वहाँ पे, तो स्ट्रेस के कारण यहाँ पे डिप्रेशन होने के कारण उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ओवर एक्टिव हो जाता है।
ठीक है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करने लगता है। तो अगर हम उस कंडीशन में क्या करें, तुर्किश बाथ का यूज करें। तुर्किश बाथ से क्या होगा, वहाँ पे जो, क्योंकि आप मॉडरेट हीट, हाई ह्यूमिडिटी, मैसेज और साथ में क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम होगा या फिर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो रिलैक्स होगा, ठीक है, या बैलेंस होगा। मेनली क्या रहता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डोमिनेंट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे कह सकते हैं सप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सप्रेस होगा तो जो कार्टिसोल हार्मोन रिलीज कर रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण वहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन होंगे वो रिलीज होंगे और वहाँ पे माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है, मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये भी एक कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, इसको एज ए सपोर्टिव थेरेपी ही यूज करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई सी कंडीशन है तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे काउंसलिंग या मेंटल ट्रीटमेंट, वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। तो स्ट्रेस होने के में क्या, अगर हम वहाँ पे हीट थेरेपी देते हैं तो इसकी वजह से मैंने बताया भी, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो डोमिनेंट होगा और वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे सप्रेस होगा। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होगा वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होगा तो वहाँ पे जो मसल की टेंशन होगी वो भी रिड्यूस होगी और वहाँ पे जो पेशेंट होगा वो कह सकते हैं उसका माइंड बॉडी दोनों रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब माइंड और बॉडी रिलैक्स होंगे तो फिर पेशेंट वहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे फील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइटी की। तो एंजाइटी में भी क्या होता है, वहाँ पे एंजाइटी में भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कह सकते हैं वहाँ पे अगर हम माइस्ट हीट या फिर वार बात देते हैं तो भी क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम होगा वो शांत होगा, ठीक है। और शांत किसके कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन है और सेरोटोनिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण एक्सेसिव जो मेंटल टेंशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और पर्सन वहाँ पे रिलैक्स फील करेगा और सिक्योर फील करेगा, ठीक है। तो अगर सीवियर एंजाइटी की कंडीशन है तो क्या करेंगे, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में इसको भी एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसोम्निया की कंडीशन। इंसोम्निया में क्या होता है, प्रॉपर वहाँ पे पेशेंट को कह सकते हैं नींद नहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या करेंगे, वहाँ पे एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, वहाँ पे डीप रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगा और जब डीप रिलैक्सेशन होगा तो मसल्स रिलैक्स भी होंगे, मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, बॉडी स्लीप मोड के लिए कह सकते हैं एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ पे स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए देखो, मान लिया किसी के वहाँ पे इंसोम्निया की कंडीशन है तो उसको हम क्या करेंगे, शाम के टाइम में तुर्किश बाथ देंगे, ठीक है। अब जब शाम को तुर्किश बाथ देंगे जिसकी वजह से उसका माइंड रिलैक्स होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वहाँ पे जो पर्सन है उसको प्रॉपरली वहाँ पे नींद आएगी, ठीक है। अब कह सकते हैं तो वहाँ पे डीप रिलैक्सेशन और रिड्यूस्ड स्ट्रेस हार्मोन के कारण वहाँ पे स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं माइल्ड डिप्रेशन के बारे में। तो तुर्किश बाथ माइल्ड डिप्रेशन में भी एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम हीट देंगे तो वहाँ पे रिलैक्सेशन प्रमोट होगा और वहाँ उसका मूड इम्प्रूव होगा, ठीक है। और जो एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रीशन वहाँ पे बढ़ेगा, जिससे वहाँ पे कह सकते हैं पेशेंट को वहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगा, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, फील गुड हार्मोन भी कहते हैं या फिर हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फटीग भी रिड्यूस होगा और ओवरऑल जो सेंस होगा वो भी वेलबींग वहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर मॉडरेट या फिर सीवियर डिप्रेशन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, केवल तुर्किश बाथ नहीं देंगे, तुर्किश बाथ देने के साथ साथ में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक इवेलुएशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम ज़रूर अपनाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, प्रॉपर को वहाँ पे मेडिसिन्स भी मिलेंगी और वहाँ पे रिलैक्सेशन भी
फील होगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे किसी का मान लिया नर्वस सिस्टम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मॉडरेट हीट तुर्किश बाथ अप्लाई करेंगे, जिसमें मॉडरेट हीट प्लस हाई ह्यूमिडिटी रहती है। और मॉडरेट हीट और हाई ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे जो कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन होगा उसका लेवल वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। और वहाँ पे जो एंडोर्फिन हार्मोन है या फिर जो सीरोटोनिन होंगी उनकी एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब जब उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मसल्स हैं या मेंटल रिलैक्सेशन होगा वो भी इम्प्रूव होगा जाके, ठीक। और वहाँ पे जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होगी तो वहाँ पे स्लीप है या फिर कह सकते हैं मेंटल वेलबींग भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या रिलीफ मिलेगा पेशेंट। तो अगर किसी के माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन है तो उसमें आए जो सपोर्टिव थेरेपी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो अगर किसी का पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन है उस कंडीशन में हम तुर्किश बाथ देते हैं। तो तुर्किश बाथ देने से क्या होगा, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी डायलेट होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वेसोडाइलेशन होगा तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगी तो वहाँ पे ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करेगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसकी डिलीवरी भी वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर किसी को वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन है, हो सकता है उसके कोल्ड हैंड हो, कोल्ड फीट या फिर स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें ये क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे तुर्किश बाथ कह सकते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज ए कह सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है माइल्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन। तो माइल्ड हाइपरटेंशन वहाँ पे उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हम हीट एक्सपोजर देंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। हीट से क्या होंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो भी रिड्यूस होंगे और नर्वस टेंशन वहाँ पे रिड्यूस होगा क्योंकि वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा जब, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो इस कारण से ब्लड प्रेशर वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे जो माइल्ड हाइपरटेंशन होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हम तुर्किश बाथ है जो सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन साथ में वहाँ पे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर अनकंट्रोल्ड हाई बीपी की कंडीशन है तो उसमें क्या करेंगे, हम तुर्किश बाथ अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक्सेसिव हीट से क्या होगा, जो हार्ट होगा, हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाएगा और वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी ये क्या करता है, अगर हम तुर्किश बाथ देते हैं तो उसकी वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली जो वेसोडाइलेशन का होगा, जो वेसोडाइलेशन काज होगा तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन की कंडीशन बढ़ेगी और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो भी डायलेट होंगी, जिससे वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी रेगुलेट होगा। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण वहाँ पे जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाता है और वहाँ पे जो कह सकते हैं सोमेटोस्टेटिन हो गया और या फिर एंडोर्फिन हार्मोन हो गया, उनका सिक्रीशन वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। जब उनका सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे माइंड रिलैक्स होगा और वहाँ पे पेशेंट रिलीफ फील करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे तुर्किश बाथ एज ए सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अलावा और भी जो जो वहाँ पे इफेक्ट होंगे बॉडी पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके इंडिकेशंस कुछ बचे हुए हैं, इसके बाद कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में, फिर क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ओके क्लास।